Hello everyone, welcome to another power packed session of Veranda IES. हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं। मैं हूँ सुप्रिया and we are going to focus on 5 key topics of today's newspaper. एक ऐसे important topics जो prelims के लिए fact based clarity लाते हैं and mains के लिए एक deep understanding दोनों provide करेंगे. So let's quickly take a look on today's index first. फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर आया है जिसका डायरेक्ट लिंक है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। देन नेक्स्ट वी गो टू चोला लेगेसी, एक हेरिटेज बेस्ड टॉपिक जिसमें हम चोलास के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस देखेंगे, नॉट जस्ट उनके आर्किटेक्चर तक लिमिटेड रह के। Then the third topic is mass gatherings and risk management. अयोध्या से सबरीमाला तक इंडिया में इतने लार्ज स्केल रिलीजियस गैदरिंग्स कॉमन है, लेकिन उनका रिस्क मैनेजमेंट जो है यूपीएससी के सिलेबस से कितना रेलेवेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एथिक्स हो, है ना, तो एक केस स्टडी के जैसे हम इसको समझेंगे। देन जो बहुत टाइम से न्यूज में है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तमिलनाडु एंड केरला वर्सेस गवर्नर इशू का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म पे डिस्कशन किया था, उसका थोड़ा सा और डिटेल में कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसका रेलेवेंस क्या है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट निसार सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। एक स्पेस टेक का एक लेटेस्ट इंडो यूएस कोलैबोरेशन जिसे साइंस एंड टेक वाले स्टूडेंट्स ना इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये टॉपिक स्टैटिक और डायनामिक दोनों को कवर करते हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, गवर्नेंस, साइंस। तो इस सेशन को हम एंड तक देखेंगे बिकॉज हर टॉपिक में वी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट इज हिडन एंड वी नीड टू decode it. So I request you to, stay focused, take a note and pen, and then we shall start the discussion for today. The first topic would be Supreme Court का इलेक्शन कमीशन को क्या कहना है। Okay, let's begin our session then. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन पर नहीं, इंक्लूजन पर फोकस करो आप। खास तौर पर ये ऑब्जर्वेशन बिहार के जो स्पेशल समरी रिविजन का प्रोसेस को लेके चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे लगभग 45 लाख वोटर्स जो है वो रिस्क पर है, उनका जो वोट करने का हक है वो छीन सकता है। तो यहाँ पे इशू आपको पहले से ही पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने आधार और एपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड को वैलिड प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था ड्यूरिंग वोटर रोल रिविजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब गवर्नमेंट खुद ही डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली आइडेंटिटी के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो इलेक्शन कमीशन का रिफ्यूजल कैसे हो सकता है। कोर्ट ने ये भी वार्न किया है कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप रिजेक्ट करते जाएंगे तो मास लेवल डिसफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, जो आर्टिकल 326 के अंडर जो है दिए गए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल का डायरेक्ट वायोलेशन होगा। अब इसका बैकग्राउंड आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार आई विल टेल यू। इलेक्शन कमीशन हर साल स्पेशल समरी रिविजन करता है जिसमें नए वोटर्स ऐड किए जाते हैं एंड एरर्स को करेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में अगर डॉक्यूमेंटेशन इतने रिजिड हो जाए तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, माइग्रेंट्स और रूरल सिटीजन्स ना ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, जो कि डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। तो ये था इसका बेसिक प्रॉब्लम। अब यहाँ से एक लार्जर पिक्चर में अगर इसको देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, उसका जो क्रेडिबिलिटी है उसका बेस होना चाहिए हमेशा ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूजन इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और जहां पे हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वोटिंग करने का हक भी उतना ही बनता है उनका। अब हमारे लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 3326 भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, और रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और केस जैसे जुडिशियल ओवरसाइट की डिस्कशन हो तो मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू हैव टू कीप अ टैप ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स अ लॉट, क्योंकि ये बहुत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखता है।
तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मास डिसफ्रेंचाइजमेंट अवॉइड करो, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना जरूरी है। 2015 में जो है बिहार का लास्ट ऑफिशियल इलेक्टोरल रोल था, ठीक है, वो पब्लिश किया उन्होंने अराउंड जनवरी 7 को। अब इसका मतलब है कि पिछले कई सालों में प्रॉपर अपडेटिंग नहीं हुई, तो जो वोटर लिस्ट की ऑथेंटिसिटी है वो क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। देन 2013 में क्या हुआ, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें राइट टू वोट को एम्पावर करने की बात की। कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वोटर एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। अब ये केस का रेफरेंस आज भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में होता ही है कहीं ना कहीं। 2024 में क्या हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रोल को अनाउंस कर दिया। 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शंस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ 2024 में, लेकिन रिवीजन के नाम पर अगर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो जेन्युइन वोटर्स लिस्ट से आउट हो जाएंगे। पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा है, तेलंगाना हो, असम हो, ये जो पिछले एसएसआर हुए थे उसमें देखा गया था कि इनएडवर्टेंट डिलीशन हुआ, मतलब गलती से लोगों का नाम हटा दिया गया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरवेंशन एक प्रिवेंटिव चेक जैसे बन जाएगा, ताकि वो जो 2025 का इलेक्शन हो वो थोड़ा सा इंक्लूसिव हो, किसी का वोटिंग का हक नहीं छीन जाए उसमें। दिस इज द इंटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन ही इज एड्रेसिंग दिस इशू। तो अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करना है आर्टिकल 324 को क्लियरली, क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब आर्टिकल 324 जो है क्या बोलता है क्लियरली कि इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन जो है क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड वो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड फॉर सुपरवाइजिंग इलेक्टोरल रूल्स। आर्टिकल 324 की हाईलाइट ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है टू कंडक्ट द इलेक्शंस। अब पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए भी इसमें वोटर रोल्स का रिवीजन और अपडेट भी आता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के एंगल की, उसका रेलेवेंस क्या है। जब वोटर लिस्ट रिवाइज होती है तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है आइडेंटिटी वेरीफाई करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आधार, एपिक, राशन कार्ड जैसे गवर्नमेंट इश्यूज आईडी हो वैलिड माने जाते हैं अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, तो उन्हें रिजेक्ट करना कितना इरेशनल होगा। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का एक प्रिजम्पशन ऑफ ऑथेंटिसिटी होता है, जब तक उनका मिसयूज प्रूव ना हो यू कैन कंसिडर इट। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द इलेक्शन कमीशन। अब समझते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अब ये सिर्फ बिहार तक तो लिमिटेड नहीं रहा, पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है। अब इससे क्या होगा, आधार और एपिक जैसे जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये ऑल इंडिया लेवल पर प्रेसिडेंट बन सकता है फॉर इलेक्टोरल रोल अपडेट्स। यानी आगे जाके हर स्टेट में यही लॉजिक अप्लाई करेंगे विच इंश्योर्स द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंक्लूजन। देन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन को अपने प्रोसीजरल नॉर्म्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। इंक्लूजन और डिलीशन के जो रूल्स होते हैं उनको और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, ताकि जो जेन्युइन वोटर्स रहेंगे उनको एक्सक्लूड ना कर सके हम। बोगस एंट्री को हैंडल करना दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट ये जो जेन्युइन वोटर्स रहेंगे उनको हम वो राइट दिला पाएंगे। देन इन केस ने अभी ये दिखाया है कि इलेक्शन कमीशन पर जुडिशियल ओवरसाइट पॉसिबल है, स्पेशली जब ये क्वेश्चन उठता है अबाउट ट्रांसपेरेंसी ऑन वोटर्स राइट। आगे जाके जो जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जुडिशियल ओवरसाइट अगर वो राइट टू वोट वॉयलेट करता है तो ये जुडिशियल ओवरसाइट पॉसिबल है। You have to keep this in mind. Okay, moving on to our next topic. तो अब ये चोला डिनेस्टी की बात कर रहा है, तो हमारे दिमाग में हमेशा when we see this kind of reference we get the temples, ध्यान में आते हैं bronze sculptures। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल को स्पॉटलाइट किया है ड्यूरिंग द आदि तिरुवंतराई प्रेस फेस्टिवल। उन्होंने हाईलाइट किया राजेंद्र चोला वन और राजा राजू चोला वन के कंट्रीब्यूशन को, बट नॉट इन आर्ट और रिलीजन, बट उनके गवर्नेंस मॉडल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को। ये शिफ्ट क्या है, ये अटेम्प्ट है हिस्टोरिकल लीगेसी को मॉडर्न लर्निंग से
मॉडर्न लर्निंग के लेंस से देखना। चोला ने क्या एस्टेब्लिश किए थे? हाईली डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल विद ग्राम सभास एंड डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे तब। Temple administration that also acted as centers of economic redistribution and security, social security. Then उस टाइम पे मैरिटाइम डिप्लोमेसी और ट्रेड से इकोनॉमिक रेजिलियंस बनाते थे वो। लोकल लेवल वाटर मैनेजमेंट एंड टैंक इरिगेशन सिस्टम जो डिजास्टर के लिए रेजिलियंट और सस्टेनेबल हो, वैसा अप्रोच देखा गया था ड्यूरिंग चोला। तो भारत का जो गवर्नेंस मॉडल है, अगर ट्रूली इंक्लूसिव और लोकलाइज्ड बनाना है हमें, तो पास से कुछ हमें सीखना पड़ेगा, चाहे वो डिजास्टर रेजिलियंस हो, लोकल पार्टिसिपेशन हो और एफिशिएंट रेवेन्यू मैनेजमेंट हो। चोला इस सब में बहुत आगे थे समय से। इसी बात का पीएम मोदी जी ने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। Okay, so when we talk about the concrete example of Chola dynasty के गवर्नेंस को कैसे ट्रूली रिमार्केबल बना सकते हैं। टेम्पल्स जो है उनकी लेगेसी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, वो असली इनोवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड रेजिलियंस में मानते थे। आप देखोगे जो विलेज असेंबलीज होते थे, है ना, सभाज, तो उसमें क्या होता था, चोलाज ने ये एस्टैब्लिश किया था अर्ली फॉर्म ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये देखने को मिलेगा। हर विलेज में वेल ऑर्गेनाइज सभास होती थी विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बजट रिकॉर्ड्स, डिसीजन मेकिंग पावर्स मिलते थे। इनके डिटेल्स जो है हमें मिलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन में, जिसमें उन्होंने रेजोल्यूशन के वर्डिंग्स तक लिखे हुए हैं। अब ये सब जो है यूपीएससी मेंस के लिए काफी रिच एग्जांपल है, यू ऑलवेज कीप इट इन माइंड। अब जब भी कोई आंसर लिखेंगे, कुछ रेफरेंस देना हो तो इंडियन कल्चर का, तो डेफिनेटली मेंशन दिस एग्जांपल। वाटर मैनेजमेंट देखोगे, वाटर मैनेजमेंट इन काउरी डेल्टा जो आप देखोगे, चोलाज ने कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया था, जिसमें टैंक इरिगेशन, रिजर्वायर्स और कैनाल्स केयरफुली प्लान थे। इन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर रीयूज एंड ड्रॉट्स रेजिलियंस बनाना। आज भी तमिलनाडु के कुछ इरिगेशन सिस्टम वही ट्रेडिशनल बेस फॉलो करते हैं। Then when we talk about the architectural resilience, जो बृहदेश्वरा टेम्पल है और चिदम्बरम जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उन्होंने ओवर 1000 years of floods and earthquakes को सरवाइव किया। इसका मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी डिजास्टर रेजिलियंस का बिल्ट इन था। ये मॉडल टुडे इज लाइक अ अर्बन प्लानिंग और स्मार्ट सिटीज के लिए एक टेम्पलेट साबित हो सकता है ना। We can take inspiration, study more about this and then actually adopt it. हेरिटेज को सिर्फ प्लास्ट ग्लोरी के रूप में ना देखते हुए, अगर हम इस एंगल को पॉलिसी लर्निंग के टूल के रूप में देखेंगे, तो डेफिनेटली वी विल अचीव अ ग्रेट रिजल्ट। अब ये जो लोकल बॉडीज के ओरिजिन और डिजास्टर गवर्नेंस के क्वेश्चंस में आप ये पॉइंट लिखोगे, तो इट वुड बी अ वेरी कटिंग एज आंसर। तो यहाँ पे अब बात करते हैं चोला का गवर्नेंस मॉडल के बारे में, जो भारत के लिए कितना रेलेवेंट है। हिस्ट्री पढ़ने का पर्पस क्या होता है? जब उसका हम एप्लीकेशन कर सके या कुछ उससे इंस्पायर होके उनके मॉडल सीख के कुछ अप्लाई कर पाए करंट मॉडर्न एरा में। अब यहाँ पे एक्चुअली चैलेंजेस क्या होते हैं? आज भी हम स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस देखते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है, फ्लडिंग जैसे डेल्टा एरियाज में हो जाना, है ना। तो वो क्या शो करता है कि मॉडर्न सिस्टम्स काफी वल्नरेबल है। अर्बन लोकल बॉडीज का विदाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चलना, मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के बहुत ही खिलाफ। तो यहाँ पे हम चोला मॉडल ऑफर क्या करता है, उसको हम कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, विल सी। डिजास्टर रेजिलिएंट आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो ये जो टेम्पल्स उन्होंने बनाए थे, वो कितने कितने साल, हजारों साल से भी ज्यादा सरवाइव करते हैं। उनका कंस्ट्रक्शन मॉडल को अडेप्ट किया जा सकता है इन अर्बन प्लानिंग। Then when we talk about decentralized water governance, कावेरी डेल्टा का जो वाटर मैनेजमेंट है चोलाज के समय में कम्युनिटी ड्रिवन था। आज के वाटर क्राइसिस में ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल एक्सट्रीमली रेलेवेंट हो जाते हैं। एंड देन व्हेन वी इफ वी टॉक अबाउट ग्रास रूट डेमोक्रेसी विद अकाउंटेबिलिटी, उसमें भी वी कैन, ये जो सभास होते थे उनके जैसे इंस्टीट्यूशंस डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और लोकल पार्टिसिपेशन प्रमोट करते थे। तो आज का जो हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कितना मीनिंगफुल बनेगा अगर हम ये रेफरेंस मॉडल यूज करेंगे। तो नाउ यू सी, तो जब हम बात करते हैं कि हम उसको मॉडर्न एरा में कैसे अडाप्ट कर सकते हैं, तो ये जो कुछ सॉल्यूशंस थे चोला के एरा में,
वी कैन ऑलवेज ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दैट। ये सारे जो हमारे चैलेंजेस है उनको टैकल करने के लिए। आफ्टर अ वेरी डीप डिस्कशन ऑन हिस्टोरिकल एरा एंड सब कैसे हम कितने एडवांस थे चोला चोला उस टाइम में एक्सेट्रा, उसके बाद आते हैं एक ऐसे इशू पे जो हर साल हमें न्यूज में देखने को मिलता है। जब भी रिलीजियस मास गैदरिंग्स होते हैं उनमें ट्रेजेडीज जो है होती ही है। हरिद्वार और बाराबंकी के रीसेंट इंसिडेंट्स ने एक बार फिर हमें रिमाइंड कर दिया कि क्राउड कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी कितनी वीक है हमारे कंट्री में, और ड्यूरिंग फेस्टिवल्स तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब ये जो मानसा देवी श्राइन में एक रूमर ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। इतना सेंसिटिव और स्पिरिचुअल स्पेस भी डिजास्टर प्रोन बन गया, और ड्यू टू द पैनिक एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट ये ट्रेजेडी अनअवॉइडेबल हो गई। बाराबांकी ट्रेजेडी में क्या हुआ था, यहाँ 2 लोग मर गए पैनिक में जब मंकीज ने ओवरहेड वायर्स को डैमेज कर दिया था। अब ये एग्जाम्पल क्या बताता है कि इवन अ स्मॉल ट्रिगर कैन कॉज फेटल स्टैम्पेड्स, स्पेशली जो अगर अनकंट्रोल्ड सेटिंग में हो रहे हो। अब हमारे लिए एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि ये इंसिडेंट जो है हमें बताते हैं कि रिस्क असेसमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग कितना इसेंशियल पार्ट है, स्पेशली ऐसे रिलीजियस और कल्चरल साइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। पब्लिक सेफ्टी सिर्फ नेचुरल डिजास्टर के लिए नहीं, मैन मेड पैनिक सिचुएशन के लिए भी रेडी होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल इस वजह से मैंने चूज किया है कि इस पे एक बहुत ही आपका एनालिटिकल एंगल बन सकता है। कोई क्वेश्चन अगर बना भी तो यू शुड बी एबल टू गिव एग्जांपल्स एंड देन यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन एज वेल। यहाँ पे कुछ डेटा है, अब वो तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होते नंबर्स, लेकिन आप अगर उसको समझेंगे, वो डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे तो एक रिकरिंग पैटर्न दिखाई देगा, और कुछ सालों में ऐसे पेनफुल एग्जांपल्स भी सामने आए तो वी विल हैव अ लुक ऑन दैट। जो 2005 में मंदेर देवी महाराष्ट्र में सबसे डेडली एग्जांपल, अराउंड 300 प्लस लोग मर गए थे सैंपल में, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे, क्राउड बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया था। 2008 में चामुंडा देवी राजस्थान के यहाँ पे 224 लोग मर गए टेम्पल के अंदर। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, नैरो पैसेज जो हुआ था ये सफोकेशन का कारण बना। Then 2011 Sabrimala में केरला में 112 devotees killed in one of the most tragic temple stampedes of recent times. Then आता है कुंभ मेला, जहाँ पे 36 लोग मर गए थे in 2013 रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जब वो कुछ भगदड़ मच गई थी उस टाइम। अब ये जो पैटर्न है हमने देखा, एग्जाम्पल देखे कितने सारे लोग मर गए और एवरीथिंग। इंडिया जैसे कंट्री जहां पर रिलीजन और फेथ बेस्ड गैदरिंग्स मैसिव स्केल पर होते हैं, वहां डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का जीरो टॉलरेंस मॉडल होना चाहिए। लेकिन ये हो क्या रहा है, हमेशा इम्प्रॉपर क्राउड फोरकास्ट हो जाता है, वीक इमरजेंसी रिस्पॉन्स, लैक ऑफ रियल टाइम सर्वेलेंस, एंड हमेशा से जो ये nobody even cares for the lives to the lives that are lost। तो इसके चलते ना ये पैटर्न को हम रिकरिंग रूप में देख रहे हैं। देयर इज नो प्रॉपर फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म टू हैंडल सच काइंड ऑफ स्टैम्पेड्स। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सिस्टम का अब उस पे स्टांस क्या है, ग्राउंड पर क्या होता है एक्चुअली। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं, लेकिन क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, अब यहाँ पे हमें वो समझ में आ जाएगा। अब एनडीएमए का रिकमेंडेशन क्या है, उनके गाइडलाइंस कुछ क्रिटिकल फोकस एरिया पे बेस्ड होते हैं। कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट करना होता है, मतलब जगह कितने लोगों के लिए सेफ है ये पहले डिसाइड होगा। एंट्री एग्जिट प्लान होने चाहिए जहां पे इमरजेंसी रूट्स भी हो, एक बेसिक सेफ्टी प्रिंसिपल वो भी इंक्लूडेड है, इमरजेंसी ड्रिल्स ताकि पैनिक में रिस्पांस कोऑर्डिनेटेड हो, एंड देन लेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जहां पे रियल टाइम अनाउंसमेंट, साइरेंस, क्राउड अलर्ट करना, ऐसे सब होगा। अब यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, गवर्नेंस फेल्योर जो है क्लियरली ये स्टैम्पर्ड दिखाता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ऑफन बिल्डिंग कोड्स इवेट करना होता है, मतलब कि हर हर यहाँ पे हर एक एंशियंट या हेरिटेज स्ट्रक्चर में यही बताया है। अंडर ट्रेंड ओवर वॉलंटियर्स होते हैं,
मतलब वो वॉलंटियर के पास डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होता। देन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वेलेंस की जो बात कर रहे थे, वहां पे सीसीटीवी, क्राउड डेंसिटी सेंसर्स मोस्टली होते भी नहीं है। और सबसे बड़ा इशू, गाइडलाइंस को एडवाइजरी मानते हैं, मैंडेटरी नहीं मानते हैं। अब हमारे लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैसे हेल्प करेगा? आप डिजास्टर मैनेजमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी का जब भी क्वेश्चन लिखोगे तो यहाँ पे एनडीएमए का रेफरेंस देते ही होंगे। प्लस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप जो है इस एनडीएमए का एक एग्जाम्पल बन गया है। व्हेनेवर गवर्नेंस के बारे में भी आप कभी बात करोगे या गवर्नेंस के कोई ऐसे हाईलाइटेड इशू में या रेफरेंस में बात करोगे तो एनडीएमए का जो ये इम्प्लीमेंटेशन गैप है यू कैन मेंशन। अब प्रॉब्लम सारे डिस्कस कर दिए, रिकमेंडेशन क्या थे बात कर ली। अब जो ये मास गैदरिंग होते हैं उनको जो उनका जो स्पिरिचुअल एसेंस बना रहे, ये गैदरिंग सेफ रहे, सब सारे लोग एक बैलेंस के साथ चले, यहाँ पे हम टेक ड्रिवन कुछ सॉल्यूशंस लाए हैं, पर जो इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। आज हम एआई और सेंसर्स का जमाने में क्राउड मैनेजमेंट में भी लिडार सेंसर्स, एआई एनेबल्ड कैमरास को लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टूल्स इंस्टेंटली बताएंगे कि जगह ओवर क्राउडेड हो रही है और हम टाइम पे एक्शन ले पाएंगे। देन फॉर्मल सिस्टम्स, एनडीएमए रेकमेंड करता है इंसिडेंट कमांड सिस्टम को, स्पेशली जब गैदरिंग्स प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे, मतलब क्लियर अथॉरिटी चेन होनी चाहिए, एसओपीज सेट होने चाहिए और ट्रेन्ड पर्सनल ही डिप्लॉय करना चाहिए वहां पे। देन रेगुलर ऑडिट्स हो, क्वार्टरली बेसिस पे हम सेफ्टी ऑडिट्स और क्राउड सिमुलेशन ड्रिल्स करेंगे। जैसे फ्रायर ड्रिल्स होती है बिल्डिंग्स में, वैसे अगर ये भी करेंगे तो अथॉरिटी जो है उनका एक रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप क्या होगा, एनडीएमए नॉर्म्स को एडवाइजरी ना मान के मैंडेटरी बना जाए, स्पेशली लार्ज रिलीजियस कांग्रेगेशंस में जैसे ट्रैफिक रूल्स एनफोर्स किए जाते हैं, क्राउड सेफ्टी प्रोटोकॉल भी हैं जो सेफ्टी के लिए मैंडेटरी बनाए जाए। जब भी आप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस या टेक बेस्ड सोल्यूशन पे क्वेश्चंस लिखोगे, डेफिनेटली ट्राई एंड मेंशन एआई ड्रिवन अलर्ट्स। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एंड वन मोर गुड एग्जाम्पल यहाँ पे ये होगा, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं हम, जहाँ पे हमेशा से आप ये जो क्या बोलते हैं, एक ड्रिल करते हैं ना, वो भी यहाँ पे बहुत क्राउड सिमुलेशन ड्रिल, सॉरी क्राउड सिमुलेशन ड्रिल भी बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है यहाँ पे। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक क्लासिक फेडरल टसल, जहां जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और स्टेट गवर्नमेंट्स तीनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पर टकरा रहे हैं। तमिलनाडु और केरला के जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है ना, उसका विरोध करके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के थ्रू गवर्नर के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स कर सकता है फॉर असेंडिंग द स्टेट बिल। आपको मैंने बैकग्राउंड पहले ही समझा दिया था। आई हैव अटेम्प्टेड दिस आर्टिकल, दिस न्यूज फॉर लॉट ऑफ टाइम नाउ। बैकग्राउंड क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में एक जजमेंट दिया कि गवर्नर इंडेफिनाइट डिले नहीं कर सकते स्टेट लेजिस्लेचर के बिल पे। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है, बेसिकली टू सीक क्लैरिटी ऑन जुडिशरीज पावर टू इंटरवीन। तमिलनाडु और केरला ने क्या कहा कि रेफरेंस एक इनडायरेक्ट रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट का, जो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फेडरल स्पिरिट के खिलाफ है। अब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट इशू है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली डील करेगा फेडरलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी पे। अब रोल ऑफ जुडिशरी भी यहाँ पे सामने आती है, क्योंकि क्या वो फिक्स कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव टाइमलाइन को एक्सेट्रा। देन यूज ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, आर्टिकल 143 का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ये भी एंगल इसमें हम सीखेंगे। तो आज हम इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आर्टिकल 143 फिर से रिवाइज करते हैं। अब इसका फ्रेमवर्क समझते हैं कि ये आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्लियर है। आर्टिकल 143 का मकसद है कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का लीगल मैटर हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी चाहिए, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इसे एग्जीक्यूटिव को गाइडेंस मिलती है बिना किसी लिटिगेशन के। दिस अ बेसिक पर्पस। एग्जांपल, इससे पहले आर्टिकल 143 का यूज बेरूबारी यूनियन केस में हुआ था, राम जन्मभूमि लैंड रेफरेंस जैसे मैटर्स में भी हुआ था।
देन अगर इसका नेचर मानोगे तो नेचर एडवाइजरी है, ओपिनियन होता है एडवाइजरी यानी बाइंडिंग नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और ओपिनियन में एक क्या डिफरेंस की है, वो जजमेंट जो है बाइंडिंग होते हैं, ओपिनियंस नहीं। मतलब प्रेसिडेंट अगर ओपिनियन लेगा भी तो फॉलो करना उनका ऑप्शनल है, अनलाइक आर्टिकल 141 उसके अंदर बाइंडिंग जजमेंट्स आते हैं। देन लिमिटेशंस क्या है, इसका मिसयूज नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 143 को यूज करके ऑलरेडी सेटल केसेस को रीओपन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि एडवाइजरी जुडिशरी का मतलब है आप जुडिशियल वर्डिक्ट्स को बाईपास नहीं कर पाओगे। इसी वजह से तमिलनाडु और केरला आर्ग्यू कर रहे हैं कि अप्रैल 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो अंडरमाइन करने के लिए ये रेफरेंस का यूज सही नहीं है। दिस इज द बोथ स्टेट स्टांस। आते हैं इस इशू के कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ट पर, जहां पे हम आर्टिकल 200 और 201 को गवर्नर और प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पास को डिफाइन करते हैं। जब कोई स्टेट बिल उनके पास चला जाता है तो आर्टिकल 200 गवर्नर्स ऑप्शन का बात करता है, जहां पे कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है अगर गवर्नर के पास आता है तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहले वो क्या करते हैं, एसेंट दे देते हैं, गवर्नर कैन अप्रूव द बिल। देन वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं। then they can reserve the bill, okay, for the president, especially in case of constitutional doubt और कुछ conflict हुआ तो then he can return it, okay, with suggestions। लेकिन recent controversy जैसे तमिलनाडु में ये पॉइंट उठता है कि क्या गवर्नर इन पावर्स को indefinitely डिले कर सकता है, ये ही कंट्रोवर्सी है। देन आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट की पावर की बात करता है, अगर गवर्नर ने बिल रिजर्व किया हो तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, वो तो या तो वो असेंट दे दे, या तो फिर विथहोल्ड करेंगे, या तो बोलेंगे डायरेक्ट गवर्नर को बिल रिटर्न कर देंगे विद द चेंजेस। इसका मतलब है कि स्टेट बिल्स के लिए फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ले सकते हैं बट ओनली आफ्टर गवर्नर हैज रेफर्ड इट टू हिम। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तमिलनाडु केस के ने क्लियर किया इन पावर्स को इंडेफिनेटली यूज नहीं किया जा सकता, डिले मस्ट हैव अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, यानी गवर्नर एक न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम करे, ना कि पॉलिटिकल रूप में उनका एक डिफरेंट एजेंडा सेट करे। तो अब हमने यहाँ पे ना ये टॉपिक पे बहुत सारे एंगल्स को एक्सप्लोर किया है, तो अब यहाँ पे we'll try and understand a different perspective। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और गवर्नर के पावर्स का इशू अब सिर्फ लीगल मैटर नहीं रहा, एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल क्राइसिस का सिग्नल दे रहा है। तमिलनाडु एंड केरला का आर्ग्यूमेंट है कि दोनों स्टेट्स बोल रहे हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सप्रेस किया गया है और ये रेफरेंस एक्चुअली एक अपील इन डिस्गाइज बन गया है एक ऐसे इश्यू पर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में सेटल कर दिया था। क्वेश्चन क्या है अब यहाँ पे, क्या सेंटर आर्टिकल 143 का यूज करके जुडिशरी के डिसीजन को दोबारा क्वेश्चन में ला सकते हैं? अगर हाँ तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फेडरल स्ट्रक्चर दोनों के लिए डेंजरस है। देन फेडरल टेंशन क्या हो सकता है, ये कंट्रोवर्सी से एक बार फिर से सेंटर और स्टेट का इक्वेशन जो है वो जग जाएगा, स्पेशली ओवर द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ गवर्नर्स। स्टेट फील करते हैं कि गवर्नर का रोल न्यूट्रल है बल्कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, which violates the federal spirit altogether। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रोल्स दिए हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के सेटल्ड जजमेंट को इनडायरेक्टली चैलेंज करेगा तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम के खिलाफ का एक एक्शन माना जाएगा। दिस इज द कंसर्न तमिलनाडु एंड केरला इज टेलिंग अबाउट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जो कंट्रोवर्सी है बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक हमेशा नए एंगल को एक्सप्लोर करते हैं ये टॉपिक को लेके। Okay, we have reached a very sci-fi topic today and अभी चलते हैं स्पेस के ऑर्बिट में, जहां पे इंडिया और यूएस ने मिलकर लॉन्च किया है गेम चेंजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है निसार। ये सैटेलाइट है नासा और इसरो के कोलैबोरेशन में बना हुआ, जो दिखाता है कि अब स्पेस डिप्लोमेसी में सिर्फ हम लॉन्च नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजिक साइंस शेयरिंग तक पहुंच गए हैं हम इंडिया।
तो निसार क्या है? निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये सैटेलाइट लगभग 2300 किलोग्राम का है और इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV F-16 रॉकेट के थ्रू फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जो 743 किलोमीटर रहेगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब इसको स्पेशल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये दुनिया का पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। ये दोनों एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो मॉनिटर करेगा क्रिस्टल डिफॉर्मेशन, ग्लेशियर मेल्ट्स, क्लाइमेट चेंजेस एंड नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स को भी। यानी सैटेलाइट सिर्फ मैप नहीं करेगा, रियल टाइम अर्थ डायनामिक्स को मॉनिटर करेगा विद साइंटिफिक प्रिसीजन। इंडिया और यूएस के स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की बात करें यहाँ पे, तो ये सैटेलाइट दिखाता है कि नासा और इसरो के बीच में ट्रस्ट और टेक का जो एक्सचेंज है वो बहुत डीपन होता जा रहा है। स्पेस कोऑपरेशन अब ना क्लाइमेट अडेप्टेशन, डिजास्टर रिजिलियंस जैसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज में भी उभर के आ रहा है। तो इसके ये सैटेलाइट के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे जो इसे एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास अर्थ मॉनिटरिंग टूल बनाता है, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा फिर ये, ठीक है। अब ये ड्यूअल बैंड यूज करता है। निसार में दोनों एजेंसीज का टेक्नोलॉजी ब्लेंड देखने को मिलेगा आपको। नासा का एल बैंड रडार जो डीपर अर्थ पेनिट्रेशन स्पेशली फॉरेस्ट बायोमासेस में करेगा, वो ट्रैक करेगा, एंड इसरो का एस बैंड रडार सरफेस लेवल चेंजेस जैसे लैंडस्लाइड्स, क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल मूवमेंट ट्रैक करेगा। इस कॉम्बिनेशन से अर्थ के मल्टी लेयर ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल होंगे फ्रॉम टॉप सॉइल टू टेक्टोनिक शिफ्ट्स। यहाँ पे मिशन पैरामीटर जो है 12 मीटर डिप्लॉयबल एंटेना है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रडार्स एंटेना इन स्पेस। मिशन लाइफ ऑफ 5 इयर्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन पॉसिबल होगा। उसके साथ ही स्वॉट कवरेज होगा, मतलब कि एक पास में इतना वाइड एरिया स्कैन करेगा सैटेलाइट, इंडिया के फ्लड प्लेन से लेके आर्टिक ग्लेशियर तक सबका डेटा मिलेगा हाई रेजोल्यूशन में। Then if we talk about orbit details, NISAR will be placed in 743 km sun synchronous orbit. इसमें यूज होता है SWIPSAR टेक्नोलॉजी जो एनेबल करता है 12 डे रिविजिट साइकिल, मतलब हर 12 दिन में सेम जगह डेटा फिर से कलेक्ट होगा, आइडियल फॉर डिजास्टर प्रेडिक्शन एंड पैटर्न एनालिसिस। यहाँ पे हमने ये जो टेक्स्ट स्पेक्स देखे अभी ये निसार के becomes very important to understand the importance of the technology, the step we are taking in launching the satellite. इसको हम एक एडवांस सैटेलाइट की तरह नहीं, एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देखेंगे जो साइंस, पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन को एक साथ जोड़ता है। निसार विल हेल्प इन ग्राउंड डिफॉर्मेशन स्टडीज, बहुत ही यूजफुल हो जाएगा फॉर प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज, यानी कि प्री डिजास्टर अलर्ट्स और पोस्ट डिजास्टर डैमेज असेसमेंट दोनों में इसका यूज होगा। देन क्लाइमेट रिसर्च जो बहुत बड़ी बात है, सैटेलाइट ट्रैक करेगा आइस शीट डायनामिक्स, आर्टिक और अंटार्कटिक मेल्टिंग रेट्स को ट्रैक कर सकता है, कार्बन साइकिल मॉनिटरिंग कर सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंडिकेटर्स को जो क्लाइमेट नेगोशिएशन के लिए डेटा प्रोवाइड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इसमें। यूपीएससी का जो एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए क्लाइमेट रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यू कैन साइट दिस एग्जाम्पल कि निसार जैसे सैटेलाइट हमें कितनी मदद करने वाले हैं। देन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वाटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ड्रॉट्स एंड फ्लड्स अगर हम करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सपोर्ट होगी जब सॉइल मॉइस्चर मैपिंग होगी, सिटीज कितने तेजी से फेल हो रही हैं, प्लानिंग कितनी नीडेड है वो भी कर पाएंगे हम सिटीज में। और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात करेंगे तो ये मिशन जो है इंडिया और यूएस स्पेस पार्टनरशिप को बहुत ही अच्छे लेवल पे लाके खड़ा करेगा, स्पेशली एज बोथ नेशन काउंटर क्लाइमेट थ्रेट्स होते हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटीज को फेस कर रहे हैं। this kind of initiative becomes a very एक साइंस डिप्लोमेसी के रूप में हम इसको देखेंगे। तो सारे एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं ऑफ द सैटेलाइट एज वेल। Though now we have reached the last part of the session. हमने ये सेशन में क्या सीखा? हमने देखा कि इलेक्टोरल इंक्लूजन ओवर एक्सक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट फोकस वोटर के राइट्स पे है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के नेशन वाइड नॉर्म के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। डेमोक्रेसी की एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को यहाँ पे ये बूस्ट मिल जाएगा।
Then we saw भारी भीड़ वाले रिलीजियस साइट्स के लिए एआई सर्वेलेंस सेफ्टी ड्रिल्स कितने कंपलसरी और इम्पोर्टेंट होने चाहिए। गवर्नेंस का फोकस सिर्फ ह्यूमन लाइव्स प्रोटेक्ट करने में भी होना चाहिए। देन वी सॉ अ हिस्टोरिकल गवर्नेंस लेसन, कैसे चोलास के टाइम में उन्होंने डिजास्टर रिजिलियंस, लोकल वाटर मैनेजमेंट और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी फंक्शन करती थी और हम उसको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। Then we spoke on a constitutional clarity on presidential reference, कैसे एक बार फिर फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशियल सुप्रीमेसी का इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे सीखा। सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट इन द थियोरी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन, ऑलवेज रिमेंबर। देन स्पेस टेक्नोलॉजी लीडरशिप, यहाँ पे निसार के थ्रू भारत बन रहा है ग्लोबल लीडर इन अर्थ ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक डेटा ड्रिवन वॉरियर की तरह एक्ट करने वाला है ये सैटेलाइट। तो ये अर्थ पे ह्यूमैनिटी को एम्पावर करेगा कहीं ना कहीं। सी वी हैव लर्न दिस 5 important एस्पेक्ट्स जो कैसे इंडिया को एक बहुत ही चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ देगा। इंडिया एक बहुत ही रीडिफाइंड वर्जन ला रहा है सॉल्यूशंस का, जो भी वो प्रॉब्लम फेस करता है। भारत is rising systematically, scientifically and sustainably also. So this was it for today. I hope you liked it. I want you to visit the articles again, read them properly, have your own notes, ताकि आपको ना एक बहुत ही स्मार्टर वे से उसको रिवाइज करने की बाद में आदत हो जाएगी। So for today this is it. I shall meet you again tomorrow with same important current affairs के topics को लेके, ठीक है? Thank you for attending this session. Veranda IAS, where your dream becomes reality.